नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प 2.0 पर न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री की एक और नई क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एंड आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। अर्थात आज के इस चैप्टर में हम प्राचीन काल की किताबें और प्राचीन काल की कब्रों के बारे में जानकारियां प्राप्त करेंगे। जो प्राचीन काल की किताबें हैं उनसे हमको कई प्रकार की जानकारी देखने को मिलती है। तो कौन कौन सी किताबें हैं, कब लिखी गई थी, उनसे किस प्रकार की जानकारी देखने को मिलती है, हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पहले किस प्रकार की कब्रें बनाई जाती थी और जो कब्रें बनाई जाती थी उनकी विशेषता क्या है एंड कैसे उन कब्रों को बनाया जाता था, इसको भी हम डिस्कस करेंगे आज के इस चैप्टर में। अब इससे पहले कि इस चैप्टर को हम स्टार्ट करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखो, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना, नहीं लगता है तो डिसलाइक करके जाना। एंड वीडियो को अगर आप अंत तक देखते हैं तो देखने के बाद में एक कमेंट जरूर करना जिसमें आप हमको बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा एंड इसके अलावा इसमें क्या सुधार होने चाहिए या फिर किस प्रकार से हम आपको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करें, अपना एक एग्जाम्पल जरूर देकर के जाना। चलिए, इसी के साथ में हम आगे बढ़ते। और जिन लोगों ने चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 3 तक के वीडियोस को नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्लेलिस्ट दे दी है जिसमें आप सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, तो जाकर के देख सकते हैं। और जिन लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं, नोट्स के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स की लिंक दे दी है जिसके माध्यम से आप डायरेक्टली नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया है जिस पर मैसेज करके आप हमसे एनसीईआरटी के नोट्स प्राप्त कर सकते हो। बट याद रखना, व्हाट्सएप पर अगर आप मैसेज करते हो तो आपको पेमेंट जरूर देना होगा। फ्री में नोट्स नहीं मिलेंगे, हम सारी क्लासेस फ्री में लेकर के आते हैं बट नोट्स के लिए आपसे थोड़ा सा पेमेंट लेते हैं। ओके, चलिए, तो हमारे आज के इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक आपको देखने को मिलता है दुनिया के प्राचीन ग्रंथों में से एक। देखो, जब भी हम बात करते हैं दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन से हमारे देश में, तो हमें देखने को मिलता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये चारों के चारों वेद हैं एंड ये इन चारों वेदों में सबसे पुराना वेद आपको देखने को मिलता है ऋग्वेद। ठीक है, अब जो ऋग्वेद है, अगर इसकी बात करें तो ऋग्वेद की रचना आज से लगभग 3500 साल पहले हुई थी और ऋग्वेद में 1000 से अधिक आपको प्रार्थनाएं देखने को मिलती हैं और इन प्रार्थनाओं को कहा जाता है सूक्त। ठीक है, क्या कहा मैंने यहां पर यह कहा कि आपको हम अगर बात की जाए कि दुनिया में सबसे प्राचीन वेद कौन से हैं, जो अभी प्राचीन ग्रंथ कौन से हैं, तो याद रखना वेद हैं। ठीक है, और वेदों में कितने वेद हैं, तो 4 वेद देखने को मिलते हैं। इन चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद इनमें सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद की रचना आज से कितने साल पहले हुई थी, 3500 साल पहले हुई थी। पूरा इंपॉर्टेंट है, अगर आप साथ ही में नोट्स बना रहे हैं तो लिखते चलिएगा। ठीक है, प्रश्न आ जाता है कभी कभी कि ऋग्वेद में आपको कितनी प्रार्थनाएं देखने को मिलती हैं, इन प्रार्थनाओं को क्या कहा जाता है, तो 1000 से अधिक प्रार्थनाएं देखने को मिलती हैं और इन प्रार्थनाओं को सूक्त कहा जाता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा हो कि भैया सूक्त का अर्थ क्या होता है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ठीक है, अच्छी तरह से बोला गया। ये सूक्त जो है विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए थे। यानी कि जैसे भाई आप किसी देवी देवता की आराधना करना चाहते हैं तो आप अपने देवता के बारे में कोई ना कोई एक अच्छा सूक्त लिख दो। ठीक है, अच्छी तरह से कोई एक भजन लिख दो या फिर अच्छी तरह कोई एक लाइन लिख दो, उसे कहा जाएगा सूक्त। ठीक है, इनमें 3 महत्वपूर्ण देवता थे। 3 देवता सब बहुत ही महत्वपूर्ण थे जो यहां पर ऋग्वेद में प्रार्थनाएं लिखी गई। ये प्रार्थनाएं अधिकतर इन 3 देवताओं के ऊपर लिखी गई थी, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि जो थे इनको आग का देवता माना गया, इंद्र जो थे इनको युद्ध का देवता माना गया और जो सोम है ये एक प्रकार का पौधा था जिससे एक खास प्रकार का पेय बनाया जाता था। आप लोगों ने सुना होगा देवलोक में जो देवता हैं वो सोम रस पिया करते हैं, तो इसी सोम नाम के पौधे से सोम रस का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब आपने यहां पर क्या देखा, सबसे पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा, दुनिया में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन से हैं, वेद। ठीक है, अब जो वेद हैं तो वेद संख्या में 4 हैं। इसके अलावा इन चारों वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और ऋग्वेद की रचना आज से लगभग 3500 साल पहले हुई थी। इसमें आपको 1000 से अधिक प्रार्थनाएं देखने को मिलती हैं और इन प्रार्थनाओं को सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता को महत्वपूर्ण माना गया है, तो अग्नि, इंद्र और सोम। इन देवताओं के ऊपर ये 3 देवताएं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनके बारे में काफी सारी प्रार्थनाएं देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं।
वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों द्वारा की गई थी। हाँ, याद रखना, जो ये ऋग्वेद आपको देखने को मिलता है तो ऋग्वेद में और वैदिक प्रार्थनाएं जितनी भी थी उन सभी की रचना किनके द्वारा की गई थी? ऋषियों के द्वारा। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों शब्दों और वाक्यों में बांटकर शास्त्र पाठ कंठस्थ करवा, जैसे आज के टाइम पर आप देखते हो हमारे टीचर क्या करते हैं, बोल के चले जाते हैं और आप लोग उनको कॉपी में नोट कर लेते हैं, फिर बता देते हैं कि हाँ यहां से यहां तक नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, फिर आप घर पे जाकर के उसको याद करते हो। बट पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, जो आचार्य लोग थे, जो आचार्य थे, वो अपने विद्यार्थी को यानी कि स्टूडेंट को जो ये रचनाएं थी, ठीक है, जो कि इन्होंने रचनाएं की थी, वो अक्षरों शब्दों और वाक्यों में बांट करके शास्त्र कंठस्थ करवाते थे, अर्थात याद करवाते थे। पहले लिखा पढ़ी वाला कोई कार्य नहीं होता था कि भाई दे दिया कॉपी भरते जाओ, याद करो ना करो, टीचर को कोई मतलब नहीं, टीचर को अपना काम करवाना, ठीक है। तो ऐसा पहले नहीं था। पहले जो टीचर था उसकी जिम्मेदारी थी कि आपको ये पूरी तरीके से कंठस्थ करवाया जाए, ट्रेनिंग दी जाए। आगे बढ़ते हैं। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष ही थे। हाँ, ये बात याद रखना, आजकल आपको स्टूडेंट और टीचर दोनों ही जगहों पर महिलाओं का काफी योगदान देखने को मिलता है। बट जब हम प्राचीन काल की बात करते हैं, वैदिक पीरियड की बात करते हैं, तो उस टाइम पर जो सूक्तों के रचयिता थे, सीखने वाले थे और सिखाने वाले थे, अधिकांशतः आपको पुरुष ही देखने को मिलते थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं के द्वारा की गई थी, लेकिन अधिकतर प्रार्थनाओं की अगर बात की जाए तो वो पुरुषों के द्वारा ही रचना की गई थी। ऋग्वेद की जो भाषा है वो प्राक संस्कृत है या फिर वैदिक संस्कृत भी आप इसे कह सकते हो, यानी कि वो जो संस्कृत है काफी कठिन है। अगर हम आज के वर्तमान स्कूलों की संस्कृत से हम इसको मिलाकर देखें तो हमारी वर्तमान स्कूलों में जो पढ़ाई जाने वाली संस्कृत है ये उससे बहुत ज्यादा भिन्न है, ठीक है। यहां पर तो थोड़ी भिन्न बताई गई है, आप थोड़ी ही भिन्न मान लीजिएगा। अगर आप हमारे यहाँ की आज की संस्कृत पढ़ रहे हैं और इसको समझ ले रहे हैं, हमारी जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है, और आपको लगता है कि आप वैदिक संस्कृत को समझ सकते हैं, तो आप बहुत ही बड़ी गलतफहमी जी रहे हैं, आप उस संस्कृत को समझ नहीं पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, ना कि इन्हें पढ़ा जाता था। और ऋग्वेद के कई सदियों बाद इसे रचना की कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का कार्य तो आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व ही हुआ है। देखो, ऋग्वेद की अगर बात करें, आजकल जैसे कि आप कोई भी पुस्तक उठा लो, ठीक है, उससे आप कॉपी उसकी तैयार कर सकते हो, उससे आपने नोट्स बना सकते हो। बट पहले ऐसा नहीं था। ऋग्वेद को पहले कंठस्थ करवाया जाता था, यानी याद करवाया जाता था, उसके बाद में इसका उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था। पंडित जी बैठते थे, ऋग्वेद का उच्चारण करते थे, यानी कि बैठ करके धारा प्रवाह रूप से ऋग्वेद को पूरा बोलते जाते थे, पूरे के पूरे वेद कंठस्थ होते थे। और जब बोलते जाते थे तो उनके आसपास जो छात्र बैठते थे या फिर जो भी व्यक्ति ज्ञान लेने के लिए आता था, वो बैठ करके उस ऋग्वेद के उच्चारण को सुना करते थे। श्रवण का अर्थ होता है सुनना, ठीक है, तो सुना करते थे। आज के टाइम पर जैसे आप देखते हो ऐसा नहीं होता था। अब अगर बात की जाए कि ऋग्वेद को लिखा कब गया, तो ऋग्वेद की रचना के बाद में, इसकी कई सदियों के बाद में इसको लिखा गया था, ठीक है। और इसे छापने का कार्य की अगर बात की जाए तो लगभग 200 साल पहले इसको छापा गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला टॉपिक आपको मिलता है इसी में, संस्कृत और अन्य भाषाएं। देखो, संस्कृत भाषा को अगर हम बात करें या फिर अन्य भाषा की बात करें तो आपको पता होगा कि भाई संस्कृत भाषा या फिर अन्य भाषाएं, सभी भाषाएं अगर आप देखो को कार्य करती हैं बात को समझाने का, ठीक है। भाषा एक माध्यम है जिससे कि हम अपनी बात को किसी और व्यक्ति के सामने रख सकते हैं, ठीक, क्योंकि हम बिना बोले तो बता नहीं सकते। अब अगर हम संस्कृत और अन्य भाषाओं को कंपेयर करके देखें तो संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। किस भाषा परिवार का? भारोपीय। भारोपीय का अर्थ क्या है? भारत प्लस यूरोपीय, ठीक है, भारत प्लस यूरोपीय, यानी कि भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की भाषाएं जिसमें आपको असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी ये देखने को मिलती हैं। एशियाई भाषाएं जैसे कि फारसी, यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे कि अंग्रेजी, फारसी, तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे कि अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इस परिवार से जुड़ी हुई है। हाँ, तो देखो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है, हमारी संस्कृत भाषा जो है ये भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। अगर भारत की भाषाओं की बात की जाए तो ये भाषाएं आपको भारत में देखने को मिलती हैं। एशियाई की भाषाएं की बात की जाए, पूरे के पूरे एशिया की भाषा जिसमें आपको चीन भी देखने को मिलता है और भी देश आते हैं, तो इसमें आपको फारसी देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा यूरोप की बहुत सी भाषाएं भी शामिल हैं जिसमें आपको अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश ये सारी देखने को मिलती हैं। ये सभी भाषाएं भारोपीय भाषा परिवार का ही हिस्सा हैं, ठीक है। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में इनमें कई शब्द एक जैसे थे, ठीक है। अगर आप देखोगे तो एक एग्जाम्पल के रूप में यहां पर दिया जा रहा है मातृ। मातृ संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है मां, हिंदी में इसको कह दिया गया मां, ठीक है, यानी कि माता, मॉम जिसे हम कहते हैं,
ठीक है। और इंग्लिश में इसको नाम दिया गया मदर। तीनों माँ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और अगर तीनों देखोगे तो तीनों में आपको बहुत अधिक डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि भाई जितनी भी भाषा यहाँ पर नाम दिया गया है, अंग्रेजी है, फारसी है, गुजराती है, हिंदी है, कश्मीरी है, या फिर स्पेनिश है, इतालवी है, असमिया है, सिंधी है, ये सारी की सारी भाषाएं भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा पहले हुआ, मतलब आज भी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भाषाएं भी बोली जाती हैं। अगर बात की जाए कि क्या भैया हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में केवल भारोपीय भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर कई भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे कि आपको एक मिलता है पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा यहाँ पर बोली जाती है। पूर्वोत्तर प्रदेश जो आपको देखने मिलता है, पूर्वी इलाका, ठीक है, जहां से सूर्य का उदय होता है, उस इलाके में अगर आप देखोगे, और जो पूर्वोत्तर प्रदेश है वहां पर, तो वहां पर आपको तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा बोलती हुई देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा तमिलनाडु में तमिल तेलुगु, एक मिनट, तमिलनाडु ने तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम भाषाएं ये द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है, ठीक है। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं ये ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी भाषा किस परिवार से जुड़ी हुई है, इस पर प्रश्न आ जाते हैं। अब आपके सामने मान लो प्रश्न आ गया कि हाँ, झारखंड और मध्य भारत में किस भाषा परिवार से जुड़ी भाषाएं बोली जाती हैं, तो आप क्या उत्तर दोगे? याद रखना ऑस्ट्रो एशियाटिक, ठीक है। तो इन सभी को लिख लीजिएगा, ठीक है, कि भैया पूर्वोत्तर प्रदेशों में जो है वहां पर किस भाषा परिवार से जुड़ी भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी तेलुगु तमिल कन्नड़ मलयालम है ये द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है। इस प्रकार से जो हमारी ये संस्कृत भाषा ये किस भाषा परिवार का हिस्सा है, ये नोट कर लीजिएगा। इस पर प्रश्न कई बार आ चुके हैं और आने की संभावना रहती है। अब हम बात कर लेते हैं ऋग्वेद के अध्ययन की, कि भैया जो ऋग्वेद जिसकी रचना आज से 3500 साल पहले हुई थी, इसका अध्ययन कैसे किया गया एंड इसकी पुस्तक को कैसे तैयार किया गया। तो कहा जा रहा है कि इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही, पुरातत्ववेत्ता किसे कहते हैं? जो पुरानी चीजों का अध्ययन करते हैं, जो पुरानी चीजों को खोजते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। देखो, अगर इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ताओं के बीच में डिफरेंस की बात की जाए तो दोनों के अंतर फर्क बस इतना है कि जो पुरातत्ववेत्ता हैं वो क्या करते हैं? भौतिक अवशेषों को निकाला करते हैं, ठीक है। भौतिक अवशेषों को निकाला करते हैं कि हमको साक्ष्य मिल जाए, ठीक है। लेकिन जो हमारे इतिहासकार हैं वो भौतिक अवशेषों के अलावा लिखित स्रोतों का भी इस्तेमाल करते हैं। ये ढूंढते हैं कि भाई हमको कोई पुस्तक मिल जाए ताकि हम इतिहास को और अच्छे ढंग से समझ सके एंड उसको और अच्छे ढंग से किस पुस्तक पर उतार सके, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि जो इतिहासकार हैं वो भौतिक अवशेष और इसके साथ ही साथ लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। ऋग्वेद के लिए ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए, वार्तालाप के रूप में है। हाँ, तो ऋग्वेद की अगर बात की जाए तो ऋग्वेद में जब इन्होंने देखा तो ऋग्वेद में जो सूक्त दिए गए हैं वो वार्तालाप के द्वारा प्रस्तुत किए गए। जैसे कि एक छात्र बैठा है और एक गुरु बैठा है, दोनों लोग आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। गुरु कहता है कि भाई ऐसा से ऐसा है, फिर छात्र प्रश्न करता है कि ऐसा से ऐसा कैसे, फिर वो बताते हैं कि ऐसे से ऐसा ऐसे, जैसे कि आप प्रश्न करो मैं आपका उत्तर दूं, ठीक है। इसी प्रकार से, यानी कि आम वार्तालाप के रूप में, ठीक है, बातचीत के रूप में। हाँ, टीवी पर डिबेट होती है उस तरह से नहीं, ठीक है। ऋग्वेद की एक पांडुलिपि का एक पन्ना यहां पर दिया गया जो आप ये देख सकते हो। ये ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है, ठीक है। इसमें जो लिखा है कि आप इसे पढ़ सकते हो। बताओ, आज के टाइम पर मैं गारंटी देता हूं, आप जितने भी छात्र पढ़ रहे हैं ना इस वीडियो में, मैं गारंटी देता हूं कि इनमें से एक भी लाइन को आप पढ़ के उसका अर्थ नहीं निकाल सकते। अर्थ निकालना तो भूल जाओ, पढ़ भी नहीं पाओगे इसे क्या लिखा है इसमें। अगर पढ़ सकते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि इस लाइन का अर्थ क्या है। अगर आप महान विद्वान हैं तो बताइए, ठीक है। मैं तो नहीं पढ़ सकता क्योंकि मुझे इतनी गहन संस्कृत आती ही नहीं है। वो बात अलग की कि मैं ब्राह्मण हूं, बट मुझे संस्कृत इतनी नहीं आती है। मैं कर्म से एक शिक्षक हूं, जो कि आप देख सकते हो, ठीक है, और छात्र भी हूं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें कहा जा रहा है कि बुर्ज की छाल पर लिखी पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। आज से लगभग 150 साल पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका ही उपयोग किया गया। जो ये पांडुलिपि आप देख रहे हो, इस पांडुलिपि को पाया गया था कहां पर? कश्मीर में, ठीक है। कहां पर पाया गया था? कश्मीर में पाया गया था। ये किस पर बनी है? तो ये भुर्ज की छाल के ऊपर लिखी गई है पांडुलिपि। ये जो आप देख रहे हो ना, जिसके ऊपर इसको लिखा गया है, ये भुर्ज की छाल है। भुर्ज का एक पेड़ होता है, उसकी खाल, ठीक है, भुर्ज वृक्ष की छाल के ऊपर लिखी हुई ये पांडुलिपि है एक। इसका प्रयोग किया गया था आज से 150 साल पहले ऋग्वेद को लिखने में। इसका अनुवाद किया गया, ठीक है, इसको ट्रांसलेट किया गया, इसको समझा गया, फिर उसके बाद में ऋग्वेद को छापा गया, ठीक है। आगे बढ़ते
इस पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ और यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में आज के टाइम पर सुरक्षित है। अगर आप चाहें तो जाकर के इसको देख सकते हो, ठीक है। पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में ये सुरक्षित है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों, जिसमें आपको ब्यास, सतलज और अन्य नदियां मिलती हैं। इनका वर्णन कई बार देखने को मिलता है। किस किस का? सरस्वती नदी का, सिंधु नदी का और इसकी सहायक नदियां, जिसमें आपको ब्यास मिलती है, सतलज मिलती है और भी कुछ इनकी नदियां हैं, ठीक है। सभी का नाम यहां पर नहीं दिया गया। व्यास है, सतलुज है और भी हैं, झेलम है, चेनाब है, ये सभी नदियां इसमें आ जाती हैं, ठीक है। परंतु गंगा और यमुना नदी की अगर बात की जाए तो इसका उल्लेख केवल ही एक बार देखने को मिलता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है तथा सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, ठीक है। ऋग्वेद में जिस नदी का सबसे अधिक बार वर्णन आता है उस नदी का नाम क्या है, प्रश्न आ जाता है, ठीक है। या फिर ऐसे प्रश्न आएगा कि ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी का नाम क्या है, तो याद रखना सिंधु, ठीक है। और सर्वाधिक पवित्र नदी किस नदी को माना गया, तो सरस्वती नदी को। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, अगला टॉपिक इस चैप्टर में मिलता है मवेशी, घोड़े तथा रथ। देखो ऋग्वेद में मवेशी बच्चों यानी कि पुत्रों, ठीक है, बच्चों में स्पेशली पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं दी गई हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के लिए काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे और लड़ाइयां वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहां अच्छे चारागाह हो या फिर जहां पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उगाया जा सके। कुछ लड़ाइयां पानी के स्रोतों के लिए, लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। अब इसको एक बार समझ लो पूरे को, ठीक है। एक मिनट। यहां पर कहा यह जा रहा है कि अगर आप ऋग्वेद उठाकर देखोगे तो ऋग्वेद में 3 चीजों के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं दी गई। एक सबसे पहले मवेशी का अर्थ होता है जानवर, ठीक है। दूसरा बच्चों में स्पेशली पुत्र, जो लड़के होते हैं उनके लिए, क्योंकि उस टाइम पर लड़के इंपॉर्टेंट थे और वंश बढ़ाने के लिए लड़कियां भी इंपॉर्टेंट थी, बट लड़कों को ज्यादा प्राथमिकता हमेशा से मिलती आई है और आज भी मिल रही है, क्योंकि वंश बढ़ाने का काम लड़कियों का होता है। वहीं पर कुल की अगर रक्षा की बात की जाए, फिर कुल आगे बढ़ाने की बात की जाए तो वो लड़कों का काम होता है, ठीक है। लड़के होते हैं तभी माँ बाप की अचानक से सेवा हो पाती है, ऐसा लोगों का मानना है। इसके अलावा घोड़ों की प्राप्ति के लिए भी बहुत सारी प्रार्थनाएं दी गई थी। अब बात की जाए कि घोड़ों की प्राप्ति के लिए क्यों, क्योंकि उस टाइम पर युद्ध हुआ करते थे और युद्ध में रथों को खींचने के लिए क्या है कि घोड़ों की आवश्यकता होती थी, ठीक है। इसके अलावा घोड़ों के ऊपर बैठकर भी लड़ाई लड़ी जाती थी, तो घोड़ों की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं देखने को मिलती, जानवरों के लिए और बच्चों के लिए, ठीक है। उस टाइम पर जो लड़ाइयां होती थी उसमें मवेशियों को यानी कि जानवरों को जीत कर लाया जाता था। इसके अलावा लड़ाइयां जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहां पर अच्छी फसल हो सके, क्योंकि उस टाइम पर फसल ही सबसे इंपॉर्टेंट थी। आज के टाइम पर जमीन के लिए कौन लड़ाई लड़ता है, ठीक है, लेकिन पहले क्या था, जमीन के लिए बहुत लड़ाई लड़ी जाती थी। आजकल देखो जमीन के लिए हर कोई लड़ाई लड़ता है। मैं इसका कहने का अर्थ ये मत समझना कि जमीन इंपॉर्टेंट नहीं है, जमीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आजकल अधिकारों की लड़ाई ज्यादा लड़ी जाती है, ठीक है, अगर देखा जाए अधिकारों के लिए और पैसे के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके अलावा अगर देखा है तो लड़ाइयां कुछ पानी के स्रोतों के लिए और लोगों को बंदी यानी कि लोगों को बंधक बनाकर अपने यहां लेकर के आने के लिए, गुलाम बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेता था। जब भी युद्ध जीत करके आते थे तो धन में से कुछ भाग सरदार अपने पास रख लेता था तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दे दिया जाता था कि भाई पुरोहित जो है वो भी मतलब ये धन का कुछ हिस्सा ले ले और इस धन से यज्ञ वगैरह वो पुरोहित किया करते थे। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ के लिए प्रयुक्त किया जाता था। यज्ञ में घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की आहुति भी दी जाती थी। ये चीज पहले देखने को मिलती है कि जानवरों की बलि दी जाती थी। अच्छा, जानवरों की बलि जो दी जाती थी इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? एक इतिहासकार रहे हैं जिन्होंने इसके ऊपर काफी रिसर्च की है, मैं उनका एक वीडियो देख रहा था। वो बता रहे कि जो जानवरों की बलि दी जाती थी, हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें ये दिया गया था, जब हम किसी जानवर की बलि देते हैं तो उसकी जो सोल होती है यानी कि आत्मा, उसे जिस देवता को हम बलि देते हैं वो देवता उस सोल को एक्सेप्ट करते हैं और उसे एक नया रूप प्रदान कर देते हैं, ठीक है, या फिर उसे मुक्ति प्रदान कर देते हैं और आपकी मान्यता को वहां पर पूर्ण किया जाता है, ऐसा लोगों का मानना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यज्ञ के लिए कुछ धन दिया जाता था, कुछ धन सरदार अपने पास रख लेते थे, कुछ धन पुरोहितों यानी कि ब्राह्मणों को दिया जाता था और शेष धन जो बचता था वो आम जनता में बांट दिया जाता था। आगे बढ़ते अगला पॉइंट मिलता है अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। याद रखना, महिलाओं का वर्णन नहीं दिया गया है। अधिकांशतः पुरुष ही इस युद्ध में भाग लेते थे। कोई भी स्थायी सेना नहीं होती थी, याद रखना, लेकिन लोग सभाओं में मिलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा किया करते। आज के टाइम पर जैसे आप देखते हो कि हमारे पास बहुत सारे आधुनिक हथियार हैं, सेना है, बहुत सारी बड़ी सेना देखने को मिलती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। अधिकांशतः कबीले के जितने भी पुरुष हुआ करते थे वो जाकर के लड़ाई लड़ते थे। था क्या, मैं आपको छोटी में बताता हूं।
शॉर्ट में पहले होता क्या था, सपोज दैट कि एक कबीला है, ठीक है, कबीले में जो सबसे ताकतवर और सबसे कुशल योद्धा होगा उसे सरदार चुना जाएगा। एक मिनट यहाँ पर दिया गया है, देखो कहा जा रहा है लोकसभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय पर सलाह मशविरा किया करते थे। यहाँ एक वहाँ ये ऐसे लोगों के को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा। सपोज दैट कि भाई एक पूरा का पूरा कबीला है, ठीक है, कबीला में 500 लोग रहते हैं, कितने 500 लोग रहते हैं। इन 500 में से क्या है कि सबसे जो शक्तिशाली होगा, बहादुर होगा और सबसे कुशल योद्धा जो होगा उस योद्धा को क्या बनाया जाएगा, सरदार बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, उस योद्धा को सरदार बनाया जाएगा। अब जो सरदार होगा वो सरदार सभाएं लगाएगा, ठीक है, और सभाओं के माध्यम से जो भी समस्या होगी उसके ऊपर चर्चा करेगा, युद्ध और शांति के विषय में चर्चा करेगा। जब भी कोई युद्ध होगा तो युद्ध के टाइम पर जो पूरे के पूरे कबीला होगा, पूरे कबीले में जितने भी पुरुष होंगे वो सभी पुरुष जाकर के भाग लेंगे और युद्ध में जो कुछ भी जीत कर लाएंगे उसका धन जो होगा, कुछ धन, ठीक है, युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार अपने पास रखेगा। बाकी जो कबीले में पुरोहित देखने को मिलते जिन्हें ब्राह्मण भी कहा जाता था कभी कभी, ठीक है, उन ब्राह्मणों को दिया जाता था। शेष धन आम जनता में बांटा जाता था और कुछ धन यज्ञ के लिए भी रखा जाता था कि आगे हम यज्ञ वगैरह करवाएंगे तो उस यज्ञ के लिए हमें ये धन चाहिए आगे बढ़ते। लोगों की विशेषताओं को बताने वाले शब्द भी उस टाइम पर थे, ठीक है, जैसे आज के टाइम पर आप देखते हो हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो अपने दोस्तों के नाम रख देते हैं, इसी तरह से पहले भी लोगों के नाम रखे जाते थे, ठीक है। तो समझो यहां पर क्या कहा, जैसे कि देखो हमारे यहां पर सचिन तेंदुलकर जी, इनको क्रिकेट का भगवान नाम कहा गया, ठीक है, नाम दिया गया। इसी तरह से बॉलीवुड में कई सारे लोग हैं उनको मतलब नाम दिया गया, नेपोटिज्म वाला नाम दिया गया, ठीक है, कई सारे लोग हैं उनको अलग अलग नाम दिया गया। जैसे कि सलमान भाई को अगर आप देखोगे तो भाईजान नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसी तरह से तो पहले भी क्या है कि नाम दिया जाता था। अब एक बार देखते हैं किस प्रकार के होते थे। लोगों का वर्गीकरण उनके काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या फिर सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। आज के टाइम पर कैसे किया जाता है वो आप जानते हो, ठीक है, लेकिन पहले की अगर बात की जाए तो लोगों का जो वर्गीकरण होता था, किसी व्यक्ति को क्या नाम दिया जाए, वो किस जाति का होगा, तो उसके काम, उसकी भाषा, उसके परिवार या फिर समुदाय, निवास स्थान की वो कहां रहता है और उसकी सांस्कृतिक परंपरा क्या है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए लोगों का वर्गीकरण किया जाता था। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता था, ठीक है। दो समूह ऐसे निकाले गए थे जिनका वर्गीकरण उनके कार्य के आधार पर किया गया, जिसमें आपको पुरोहित देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, ये यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरा मिलता है आपको राजा, ठीक है, जो राजा हैं वो क्षत्रिय कहलाते थे। राजाओं का वर्गीकरण दूसरा देखने को मिलता है। अब राजा ना तो बड़ी राजधानियों में पहले रहते थे और ना ही महलों में रहते थे, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया राजा सरदार कहा जाता था, ठीक है, उस टाइम पर सरदार जो थे उसको राजा कहा जाता था। तो यहां पर राजाओं की विशेषता को समझो, ना तो पहले राजा बड़ी राजधानी में रहता था और ना ही महलों में रहता था, ना इसके पास में सेना होती थी और ना ही ये कर वसूलता था, ठीक है। इसके अलावा यही नहीं, राजा की मृत्यु के बाद में उसका बेटा भी अपने आप ही शासक नहीं बन जाता। जैसे आज के टाइम पर आप देखते हो चुनाव होता है, ऐसे ही पहले चुनाव हुआ करते थे। आज के टाइम पर आप देखते हो राजा का बेटा राजा नहीं बनता है, पहले भी नहीं बनता था, ठीक है। आज के टाइम पर आप देखोगे देखो दो चीजें आज के टाइम पर हैं जो कि पहले नहीं थी, जैसे कि सेना, ठीक है, पहले स्थायी सेना नहीं होती थी, पहले कर नहीं वसूलते थे, आज कर भी वसूलते हैं। कर आज देखो, आज इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों तरीके से कर वसूला जाता है। आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो उसके ऊपर टैक्स पहले से लग के हुए आता है, ठीक है। आप 5 रुपए का खरीद रहे हो तो आप उसमें देखोगे लिखा हुआ मिलेगा इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, ठीक है। और पहले क्या है कि कर नहीं वसूला जाता था। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि राजा एक प्रकार का सरदार था पहले, उसकी शक्तियां सीमित थीं और आभास होता है कि कबीले की आम सभा जो समिति कहलाती थी वो अपने राजा को चुनती थी, ठीक है। क्या है कि कबीले में जो सबसे महान और सबसे बुजुर्ग, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होते थे उनकी एक पूरी की पूरी सभा लगाई जाती थी जिसे समिति कहा जाता था। और समिति क्या करती थी, अपने राजा को चुनती थी, ठीक है। राजा को ना ही सेना रखने का अधिकार था, ना ही महल में रहता था, ना ही उसके पास कोई राजधानी थी, ना ही वो कर वसूलता था और ना ही उसके बाद में उसका बेटा राजा बन सकता था, ठीक है। राजा को उस टाइम पर क्या कहा जाता था, सरदार, याद रखना, ठीक है। सरदार की शक्तियां बहुत ही सीमित थी। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जन और विष। क्या है, जन और विष, ठीक है। जन और विष का होता था, विष से वैश्य निकलता है। ऋग्वेद में विष और जनों के लिए जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरजन या विषजन, ठीक है, पुरजन या विषजन, भरतजन या विषजन, ठीक है, भरतजन या विष जैसे कई उल्लेख देखने को मिलते हैं। अच्छा, अगर हम विष और इसके बारे में डिटेल में बात करें तो आगे के चैप्टर्स जो आपको देखने को मिलेंगे उनमें इसके बारे में डिटेल में बात की गई है। यहां पर आप इतना समझ लो कि जो जनता और पूरा का पूरा समुदाय था उसके लिए दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, एक था जन और दूसरा था विष, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे ऋग्वेद में उल्लेख देखने को मिलता है पुरुजन,
ठीक है, या फिर आपको भरत जन देखने को मिलता है और आगे बेस लिखा हुआ पुरुजन या पुरुबेस, ठीक है, या फिर भरत जन या भरत जन बेस, ठीक है। तो इस प्रकार के उल्लेख देखने को मिलते हैं। जनता के लिए प्रयुक्त नाम था। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की थी जो ऋग्वेद में आपको देखने को मिलती है, ठीक है, वे खुद को आर्य कहते थे, ठीक है, आर्य कहते थे, तथा अपने विरोधियों को दास या फिर दस्यु कहते थे। याद रखना, ये देखो उस टाइम पर जो दास शब्द का इस्तेमाल होता था, ये गुलाम के लिए नहीं होता था कि भाई दास का अर्थ होगा कि आप हमारे दास बन के रहोगे, आप हमारे गुलाम हो, ऐसा नहीं था। जो आर्य लोगों का विरोधी था, ठीक है, उसको पहले दास या फिर दस्यु कहा जाता था, ठीक है। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में क्या हुआ, दास का स्त्रीलिंग दासी हो गया और इस शब्द का मतलब गुलाम हो गया, ठीक है। बाद के काल में, पहले क्या था, जब आर्य लोगों ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था तो ऐसा नहीं देखने को मिलता। देखो हमारे यहां पर अगर आप देखोगे जितने भी शब्दों का इस्तेमाल किया गया, बहुत ही सम्मानजनक शब्द आपको देखने को मिलते हैं। आप संस्कृत का या फिर प्राचीन काल में जो भाषाएं प्राकृत बोली जाती थी, उस प्राकृत भाषा का कोई भी शब्द उठाकर देख लो, आपको इतना अधिक खराब देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि आज देखो हम कुत्ता शब्द इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या फिर गधा शब्द इस्तेमाल करते हैं, कितना खराब शब्द मिलता है। कुत्ते को कुकुर कहा जाता था, ठीक है, नहीं, कुत्ते को स्वान कहा गया था, स्वान निद्रा, ठीक है, कुत्ते को स्वान कहा गया था। स्वान कितना मतलब शब्द है। इसके अलावा गधा अगर आप देखो तो गधे को कहा गया था वैशाख नंदन। आपको अगर कोई ज्यादा परेशान करता है तो आप उससे को हे वैशाख नंदन, उसका नाम आप उसे गधा बोलेगा, वो जान भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि अगर आप देखो प्राचीन काल में तो बहुत ही सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था हर वर्ग के लिए, हर व्यक्ति के लिए, ठीक है। जैसे कि आप यहां पर दास और दस्यु देखो, तो जो आर्य लोगों के विरोधी थे उनके लिए दस्यु शब्द का इस्तेमाल किया गया था। आज हम दस्यु शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, आज हम दास शब्द का इस्तेमाल करते हैं गुलाम लोगों के लिए, ठीक है। जो गुलाम लोग हुआ करते थे उन्हें अपने मालिक की संपत्ति माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे वो सब उनको करना पड़ता। मालिक कहेंगे कि भाई दिन भर उठो बैठो तो उसे दिन भर उठना बैठना पड़ता था। मालिक कहेंगे कि जाओ और सब मार्केट से सब्जी ले आओ तो आनी पड़ती। मार्केट कहेंगे कि दिन भर पैर दबाओ तो दिन भर पैर दबाने होते थे। उन्हें कहते थे दास, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं खामोश प्रहरी कहानी महापाषाण की। यहां तक हमने बात कर ली वेदों की, ठीक है। अब हम महापाषाणी कब्रों की बात कर लेते हैं। तो देखो जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय कुछ अन्य जगहों पर महापाषाणी कब्रें बनाने की प्रथा का भी विकास हो रहा था। देखो जिस टाइम पीरियड में हमारे ये ऋग्वेद की रचना की जा रही थी, आज से लगभग 3500 साल पहले, यही वो टाइम पीरियड था। हम ये नहीं कहेंगे कि इसी 3500 साल पहले, ये वो टाइम पीरियड था जिस समय महापाषाणी कब्रें बनाने की प्रथा कुछ अन्य जगहों पर चल रही थी, ठीक है। इसका विकास हो रहा था। कब्र बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग ही महापाषाण कहलाता। महा यानी कि बड़ा और पाषाण यानी कि पत्थर। महा का अर्थ होता है बड़ा और पाषाण का अर्थ यहां पर निकाला गया पत्थर, यानी कि बड़े बड़े पत्थर, ठीक है। ये शिलाखंड दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े अच्छे ढंग से लगाए गए थे। ये आप देख सकते हो यहां पर जो चित्र दिया जा रहा है, ठीक है, ये वाला जो चित्र आपको देखने मिला, ये महापाषाणी कब्र का चित्र है। किसका चित्र है? ये महापाषाणी कब्र का चित्र है। होप कि यहां पर व्यक्ति को दफनाया गया होगा, ठीक। इसके आसपास देखो छोटे छोटे पत्थर लगाए गए, ठीक है। फिर उसके आसपास देखो बहुत बड़े बड़े पत्थरों को रखा गया, फिर उसके आसपास ये और पत्थर ऐसे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से महापाषाणी कब्र होती है। दो तीन चीजें इसके बारे में याद रखना। जिस समय ऋग्वेद की रचना की जा रही थी उसी समय महापाषाणी कब्रों की प्रथा का भी विकास हो रहा था, ठीक है। महापाषाणी कब्र में अगर आप देखो तो बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। ये जो शिलाखंड होते हैं, बड़े बड़े पत्थर, इनको जिस व्यक्ति को जहां कहीं भी दफनाया जाता था, दफनाए गए व्यक्ति के आसपास बड़े बड़े पत्थरों को बड़े ही अच्छे ढंग से लगाया गया था, ठीक है। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व शुरू हुई थी। और अगर आप ऋग्वेद की रचना काल देखोगे तो 3500 साल पहले, कब? 3500 साल पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी, ठीक है। और 3000 साल पहले अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलता है महापाषाणी कब्रों का टाइम पीरियड, ठीक है। और यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कहां पर? दक्कन में, दक्षिण भारत में, ठीक है। इसके अलावा आपको उत्तर पूर्वी भारत देखने को मिलता है और कश्मीर मिलता है। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। देखो महापाषाणी कब्र कहां पर है, अगर आप इसे जानना चाहते हो, अगर आप कोई मिल जाए तो आप कैसे पहचानो, अगर इसकी बात की तो महापाषाणी कब्रों को पहचानने का दो स्रोत आपको देखने को मिलते हैं। एक तो ये कि कुछ महापाषाण जो है, महापाषाण यानी कि बड़े बड़े पत्थर जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, जिससे पता चल जाता है कि भाई यहां पर क्या है, महापाषाणी कब्र बनी हुई है। कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते थे,
ठीक है, जिससे पता चलता था कि भाई यहाँ पर महापाषाणी कब्र बनी हुई। जमीन के भीतर जो होते हैं उनको पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर भी मिलते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। कई बार ऐसे संकेत भी मिलते हैं जो कि महापाषाणी कब्र का संकेत देते हैं। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो कि जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। अब अगर आप ये जो एग्जाम्पल के रूप में हमने यहाँ पर चित्र रखा, अगर आप इस महापाषाणी कब्र को देखोगे तो इस तरह के महापाषाणी कब्रों को ताबूत सवादान यानी कि शिष्ट कहा जाता है। ये भी याद रखना, ठीक है, कि जो महापाषाणी कब्र होती हैं तो इस तरह की महापाषाणी कब्रों को ताबूत सवादान यानी कि शिष्ट कहा जाता है। और यहां पर दिखाए गए शिष्ट में पोर्ट होल यानी कि बड़ा सुराग है, जो आप ये देख सकते हो, ठीक है, बड़ा सुराग, ठीक है, पोर्ट होल, ये बड़ा सुराग है जो कि शायद पत्थरों से बनाए हुए कमरे में जाने का रास्ता था। यानी कि पहले होता क्या था कि भाई नीचे पूरा का पूरा कब्र बना दी गई, ठीक है, और क्या है कि कब्र के ऊपर उसको पाट दिया गया, पूरी तरीके से पाट दिया गया, पत्थरों को रख के पाट दिया गया, और बीच में क्या रखा गया, एक पोर्ट होल बना दिया जिससे कि अंदर जब व्यक्ति जाए जा सके। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई कब्र बना दी, व्यक्ति को अंदर दफना दिया, ये पोर्ट होल क्यों बनाया गया? इसके पीछे का भी एक बहुत ही यूनिक लॉजिक इन्होंने रखा था। क्या है कि सभी महापाषाणी कब्रों में कुछ समानता आपको देखने को मिलती है, ठीक है। क्या समानता थी? समानता यह थी कि सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले रंग में काले लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसी समानता है जो कि लगभग सभी महापाषाणी कब्रों में मिलती है। इसके साथ ही विभिन्न कब्रों में लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी प्राप्त हुए। यहाँ पर कहने का अर्थ ये कि अगर आप महापाषाणी कब्रों की विशेषता देखोगे, देखो पोर्ट होल क्यों बनाया जाता था यह भी हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पर देख लेते हैं, ये बहुत ही यूनिक विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है। जितनी भी महापाषाणी कब्रें मिली उनमें एक समानता आपको देखने को मिलेगी। सभी महापाषाणी कब्रों में जिस भी व्यक्ति को दफनाया गया उसको कुछ खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ में दफनाया जाता था, ठीक है। इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि उस समय के लोगों की मान्यता यह थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, ठीक है, और वो वस्तुएं उनके मरने के बाद में जो यहां से जाएंगे परलोक में यूज के लिए रहती थी, ठीक है। इसके अलावा अगर महापाषाणी कब्रों की और गहराई से देखें तो यहां पर देखने को मिलता है कि जिन बर्तनों के साथ में इनको दफनाया जाता था उनमें से कुछ काले लाल मिट्टी के बर्तन थे जिनके साथ दफनाया जाता था। और ये एक ऐसी समानता जो कि हर जगह पर देखने को मिलती है, ठीक है। इसके साथ ही साथ इनमें अगर आप देखो तो विभिन्न कब्रों में लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी प्राप्त हुए। यानी कि जिसकी जैसी औकात होती थी वो अपने हिसाब से अपने जनों को दफनाता था। जैसे कोई बहुत ही अमीर परिवार का व्यक्ति है तो वो क्या करता था, सोने के गहने रख देता था साथ में, ठीक है। घोड़ों के कंकाल, हथियार है, लोहे के औजार, ये सभी मतलब काफी कुछ रख देता था कि अंदर कि परलोक जाओ तो आराम से वहां पर रहना, ठीक है। जो गरीब होते थे वो क्या करते थे, अपने औकात के हिसाब से अपने व्यक्ति का दफन करते थे, ठीक है। ये जो आप यहाँ पर चित्र देख रहे हो ये कुल्हाड़ी है, ठीक है, ये महापाषाणी कब्र में देखने को मिलती है। तो इससे पता चलता है कि भाई ऐसी चीजों को साथ में दफनाया जाता, ठीक है। यहाँ पर घोड़ों के कंकाल नहीं होंगे, एक मिनट, यहां पर आपको घोड़ों की नाल देखने को मिलती है, ठीक है। घोड़ों की नाल जो घोड़े के पैर के नीचे लगाई जाती थी उसकी यहां पर बात की जा रही है। नहीं, मैंने कंफर्म कर लिया। देखो यहां पर घोड़ों के कंकाल भी थे और साथ ही साथ में सामान भी देखने को मिलता था, ठीक है। तो घोड़ों के सामान में घोड़ों की नाल आ जाती है और घोड़ों के कंकाल भी, दोनों ही चीजों के साथ में दफनाया जाता। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है उस टाइम पर जो महापाषाणी कब्रें बनाई जाती थी तो उनमें व्यक्तियों को किस प्रकार से दफनाया जाता था। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट मिलता है लोगों में सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। देखो उस टाइम पर जो लोग थे उनमें सामाजिक असमानताएं भी देखने को मिलती। जैसे आज के टाइम पर आप देखते हो कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई ऊंची जात का मिलता है, कोई नीची जात का मिलता है। तो क्या उस टाइम पर भी ऐसा था या नहीं था? तो पुरातत्वविद मानते हैं कि कंकाल के साथ में पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी, ठीक है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई होगी उसी की हो रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं। जैसे कि ब्रह्मगिरी की अगर बात की तो ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र मिली जिसमें 33 सोने के मन के मिले, ठीक है। सोने के जेवरात आप कह सकते हो, और शंख पाए गए। जबकि दूसरे कंकाल के पास में सिर्फ एक मिट्टी का बर्तन सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन
हो पाए गए जो कि उस व्यक्ति की सामाजिक स्थिति की भिन्नता को दर्शाता है। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि उस टाइम पर जब व्यक्तियों को दफनाया जाता था तो उनकी औकात के हिसाब से उनके साथ में सामान रखा जाता, जो कि आप देख सकते हो ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके मिलते हैं, वहीं पर दूसरे व्यक्ति की अगर आप देखोगे तो दूसरे कंकाल के पास में कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। तो ये आपको सामाजिक असमानता की ओर, सामाजिक भिन्नता की ओर इशारा करता है। ठीक, कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ अनुयायी थे। जो सरदार बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे उनको घरों में ही कभी कभी दफनाया जाता था, जैसा कि आप यहां पर देखोगे, अभी आगे बात करेंगे। अब अगला पॉइंट मिलता है, क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवार के लिए थी, जैसे कि आज के टाइम पर आप देखते हो जो मतलब खास व्यक्ति होता है उसको एक अलग तरीके से उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। ठीक है, जो अगर आप इस्लाम धर्म में देखोगे जो सबसे अधिक ऊपर निकल जाता है उसकी मजार बनाई जाती है। ठीक है, उसकी मजार बनाई जाती है, जो मतलब ज़्यादा नहीं आगे बढ़ पाता है और मतलब साधारण तरीके से रहता है, उसकी साधारण कब्र बनाई जाती है। सनातन धर्म में आप देखते हो जो बहुत महान हो जाता है और उसको जब जलाया जाता है तो चंदन की लकड़ी के साथ में जलाया जाता है। जो महानता नहीं पा पाता है, गरीब रहता है, उसको आम मतलब साधारणता मिलने वाली जो लकड़ियां होती हैं आमतौर पर उन लकड़ियों से जलाया जाता है। तो यहां पर क्या पहले भी ऐसा था या नहीं था? तो कभी कभी महापाषाणों में 1 से अधिक कंकाल मिले हैं। ठीक है, हाँ देखो वो चीज, हाँ 1 से अधिक कंकाल मिले हैं। जो अमीरी गरीबी की बात की जाए तो वो तो हमने यहाँ पर कर ली कि किस प्रकार से दफनाया जाता था। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या कब्रें कुछ ऐसी भी थी जो खास परिवारों के लिए बनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कभी कभी महापाषाणों में 1 से अधिक कंकाल मिले हैं। ये वो दर्शाते हैं, यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। ये एक बहुत ही मतलब यूनिक एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है जो कि आज के टाइम पर नहीं देखने को मिलता है। पहले क्या था कि भाई एक पूरी की पूरी महापाषाणी कब्र बना दी गई। ठीक है, एक घर के किसी एक सदस्य की मृत्यु हुई तो जाकर के उसको वहां पर दफना दिया गया। ठीक है, और वहां पर क्या है, सबसे पहले खोदी गई पूरी की पूरी कब्र और उसको वहां पर दफना दिया गया। जब दफनाया जाएगा तो उसके साथ ही में मरने वाले कब्र में जो कब्र होगी, ठीक है, महापाषाणी कब्र होगी, उसमें पोर्ट होल बनाया जाता था। ठीक है, जिसको भी हमने आपको दिखाया। ठीक है, पोर्ट होल बनाया जाता था और शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही साथ अलग अलग समय पर दफनाया गया था। हाँ, तो जो देखो बाद में मरेगा व्यक्ति उसको पोर्ट होल के रास्ते कब्र में लाकर दफनाया जाता था। जैसे कि भाई एक पूरी की पूरी कब्र बनाई गई। ठीक है, और कब्र में यहाँ पर एक पोर्ट होल रख दिया गया। ठीक है, अब घर का कोई एक सदस्य मरा, ले गए उसके अंदर दफना दिया। ठीक है, दूसरा सदस्य मरा, इस पोर्ट होल के रास्ते गए, इसको यहाँ पर दफना दिया। तीसरा सदस्य मरा तो ले जाकर के पोर्ट होल के रास्ते गए यहाँ पर, यानी कि पूरे के पूरे परिवार को कहीं कहीं देखने को मिलता है कि एक ही कब्र के अंदर दफनाया गया था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या फिर चट्टान चिन्हों का काम करते थे, यानी कि कब्र किसकी है ये पहचानने के लिए गोल पत्थरों को सजा दिया जाता था या फिर चट्टानें बनाई दी जाती थी। तो इस प्रकार से पता चलता था कि ये कब्र किसकी है, जहां लोग आवश्यकता अनुसार सबों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, ये एक ऐसे मतलब एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र देखने को मिलती जिसमें कुछ अलग विशेषताएं थी। इनाम गांव भीमा के सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 वर्ष पूर्व, कितने 3600 से 2700 साल पहले, ठीक है, पूर्व तक लोग रहते थे। ठीक है, यानी कि यहां पर अगर आप सभ्यता देखोगे तो काफी पुरानी आपको सभ्यता देखने को मिलती है। 900 साल पहले 900 साल तक यहां पर लोग रहते। आज से 3000 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 900 साल तक यहाँ पर सभ्यता एक अस्तित्व में रही थी। यहाँ से प्राप्त कब्रों से अनेक जानकारियां हमें मिलती हैं। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः सीधे लिटाकर दफनाया जाता था और उनका सिर जो था वो उत्तर की ओर रखा जाता, उत्तर दिशा। ठीक है, उत्तर दिशा। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर उनका सिर रखा जाता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिसमें शायद वो खाना या फिर पानी पिया करते थे, दफनाए गए सबके पास में रखे जाते थे। देखो, इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र को हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, जहां पर देखने को मिलता है कि उस व्यक्ति को उस घर के अंदर एक व्यक्ति को घर के अंदर दफनाया गया था एंड उसके साथ ही साथ क्या किया गया था, वहां पर घर के अंदर जहां तक उसे दफनाया गया उसके साथ में बकरी को रखा गया था ताकि वो उसे परलोक जाकर खा सके। ठीक है, यहां पर एक और विशिष्ट व्यक्ति की कब्र का एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि यहां पर क्या है, इनाम गांव में जो व्यक्तियों को दफनाया जाता था तो सबसे पहले तो सीधा लेटाकर दफनाया जाता था।
ठीक है। दूसरा, उसका सिर जो था, सिर उत्तर दिशा की ओर रहे और जो पैर है वो दक्षिण दिशा की ओर रहे, ठीक है। उत्तर में हमारा हिमालय मिलता है, तो हिमालय की ओर सिर और आपका जो नीचे वाला इलाका है, ठीक है, नीचे श्रीलंका की ओर आप कह सकते हो पैर, ठीक है। इस प्रकार से दफनाया जाता था और कई बार देखने को मिलता है कि उनको घर के अंदर ही दफनाया गया था और जिसमें वो खाना पीना खाया करते थे उन बर्तनों को उसके साथ में दफनाया जाता कि भाई लो पर लोग लेकर के जाओ अपने साथ। आज के टाइम पर लोग कहते हैं कि भाई क्या मतलब छाती पर रख के ले जाओगे, पहले लोग ले जाते थे, देखा ना आपने, पहले लोग लेकर जाते थे कि भाई हमने ये कमाया है, हमने इसमें खाया है और हमारे साथ रख देना। अब हम बात कर लेते हैं चरक संहिता की। देखो हमारे समय अगर आप आज के टाइम पर देखोगे तो बहुत सारे ग्रंथ आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी पुस्तकें आपको मिल जाएंगी जिसमें हॉस्पिटल के बारे में एंड साइंस के बारे में, इसके अलावा बीमारियों के बारे में जानकारी मिलती है। प्राचीन काल भी एक पुस्तक है जिसका नाम है चरक संहिता, ठीक है। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व चरक नाम के एक प्रसिद्ध व्यक्ति हुए थे, उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। क्या नाम है इस किताब का? चरक संहिता, ठीक है, याद कर लीजिएगा। वे कहते थे कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। जो आधुनिक शरीर की रचना, यानी कि आज के टाइम पर हम जो देखते हैं हमारे शरीर की जिस प्रकार से रचना है, तो इस रचना विज्ञान की 600 हड्डियों से 206 हड्डियों से काफी ज्यादा देखने को मिलती है। अच्छा, जब चरक संहिता को लोगों ने पढ़ा, ठीक है, और चरक संहिता में दिया गया कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं और हमारी आधुनिक विज्ञान जो है जिसने रिसर्च करके पूरे के पूरे शरीर को खोल खाल के जब देखा तो केवल 206 हड्डियां देखने को मिली, तो लोगों ने ये अंदाजा लगाया कि संभवतः चरक ने जो दांत हैं, ठीक है, गिनती में, अपनी गिनती में दांतों को, हड्डियों के जोड़ को और कार्टिलेज को, इन सभी को जोड़ करके बताया। कार्टिलेज किसे कहते हैं? तो कार्टिलेज हमारे शरीर की सबसे कमजोर हड्डी होती है, ठीक है, कार्टिलेज उसे कहते हैं। जैसे कि आपके नाक में एक कार्टिलेज लगा हुआ होगा, ठीक है, नाक के इधर उधर, ठीक है, दोनों तरफ कार्टिलेज लगा होता है जिस हड्डी को आप मोड़ सकते हो, ठीक है, उसे कार्टिलेज कहते हैं। तो ये इन सभी को जोड़ करके हो सकता है चरक ने बताया हो कि हमारे शरीर में 360 हड्डियां होती है। एक और चीज, अगर आप चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, ये दो पुस्तकें मिलती हैं हमारे यहाँ पर जो कि मतलब वैद्य के ऊपर आधारित है, हम कह सकते हैं चिकित्सा शास्त्र के ऊपर आधारित है। इनमें आप देखोगे तो जो पहले ऑपरेशन, आज के टाइम पर जिससे हम ऑपरेशन करते हैं तो इक्विपमेंट होते हैं, औजार होते हैं जिनसे काटा जाता है, फिर सिला जाता है, ठीक है। तो पहले क्या था, पहले भी इस प्रकार के औजार हुआ करते थे, ठीक है, लेकिन पहले जो औजार बनाए जाते थे, वर्णन मिलता है कि उनको 9 धातुओं से मिलाकर बनाया जाता है। आजकल स्टील से केवल बना देते हैं, ठीक है, आजकल स्टील से बनाते हैं, बट पहले 9 धातुओं से मिलाकर बनाया जाता था। और एक और एग्जांपल मिलता है हमारे यहाँ पर, जब अंग्रेजों का शासन था तो एक अंग्रेज था जो एक राजा के पास में युद्ध के लिए गया था, और युद्ध में हमारे यहाँ के राजा क्या करते थे, लोगों की इज्जत के साथ में ज्यादा खेलते थे। तो राजा ने उस अंग्रेज के साथ में युद्ध लड़ा और युद्ध लड़ने के बाद में उसे हरा दिया, और हराने के बाद में क्या किया, उसे मारा नहीं बल्कि उसकी नाक और कान काट लिए, ठीक है, और उसे वहां से भगा दिया, ठीक है, सूप नखा की तरह बना दिया और उसे वहां से भगा दिया। जब भगा दिया तो भागता भागता दूसरे गांव में गया, वहां पर उसे एक वैद्य मिला, ठीक है, वो जो कि हमारे प्राचीन काल का वैद्य था। उस वैद्य ने उस व्यक्ति की नाक और कान की सर्जरी की, ठीक है। जब सर्जरी की तो मतलब 2-3 हफ्तों के बाद में वो पूरी तरीके से ठीक हो गया, और ठीक होने के बाद में जब वो पुनः लौटकर अपने देश में गया तो उसने वहां के संसद में जाकर कहा कि भाई हमें भारत देश के जो वैद्य है उनको और आगे बढ़ाना चाहिए, वहां के उस चिकित्सा शास्त्र को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा हमारी जो नाक और कान थे पूरी तरीके से कटे थे, और आज आप हमारी नाक और कान को देखकर ये कह तक नहीं सकते कि न नाक और कान को काटा गया था, बिल्कुल पहले की तरह से जोड़ दिया गया, ठीक है। उन्होंने इस तरह से उसकी सर्जरी की। तो हमारी अगर आप प्राचीन काल के वैद्यों को देखोगे तो हर बीमारी का इलाज उनके पास मिल जाएगा। जो किताबें आपको देखने को मिलती है उसमें हर बीमारी का इलाज दिया गया। बस फर्क इतना है कि आजकल हम लोग हमारी प्राचीन सभ्यता को भूलते जा रहे हैं और उन किताबों की ओर ध्यान तक नहीं देते। अगर आपने इस पुस्तक को पढ़ा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है, और अगर इसके बारे में आप पहले से जानते थे तो भी आप बताओ। एंड जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई इतना देर क्यों लगाते हो, ठीक है, इतनी मेहनत से हम पढ़ाते हैं, बीच में डिस्टर्बेंस भी नहीं करते हैं, कर लो सब्सक्राइब, ठीक है, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लगा, नहीं लगाए तो लाइक डिसलाइक करना, ताकि मुझे भी पता चल सके कि हम जो आपको दे रहे हैं वो बेस्ट है या फिर नहीं। बेस्ट क्वालिटी देने का हम प्रयास करते हैं। आपका रिव्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको हमारी क्लास कैसे लगी। एंड जिन लोगों ने टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है, अभी तक क्यों नहीं किया है भाई, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पर हम डेली की डेली लेक्चर्स की लिंक देते हैं एंड कई सारे पीडीएफ हमने अवेलेबल करवा के रखे, तो ज्वाइन कर लो टेलीग्राम पर। एंड अगर आपके मन में कोई सवाल है हमसे पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करो और फेसबुक पर, इन दोनों में से कहीं पर भी मैसेज करके आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हो। एंड हाँ,
अगर आपको नहीं जानकारी तो हम आपको बता दें, हमारे चैनल पर एनसीईआरटी का फिर से स्पेशल कोर्स स्टार्ट किया गया, ये न्यू बैच है। एंड इस न्यू बैच में हम एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड साइंस इन सभी को कवर करेंगे। हमारे दृढ़ संकल्प चैनल पर, जो कि हमारा पहला चैनल है, मेन चैनल है, उस चैनल पर हमने ज्योग्राफी की क्लासेस को स्टार्ट कर दिया है। कल का लेक्चर थोड़ा सा लेट था, बट आज वो लेक्चर टाइम पर आएगा, आप जाकर के उस लेक्चर को ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर हम अन्य की बात करें, ठीक है, हमारे हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री की क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं। पॉलिटी की क्लासेस हम कल से हमारे सेकंड जो हमारा मेन चैनल वहां पर स्टार्ट कर रहे हैं। एंड उसके एक दिन बाद हम साइंस की भी क्लासेस वहां पर स्टार्ट कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और जिन लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करो, और जैसे आप मैसेज करोगे तो हम आपको रिप्लाई देंगे। एंड उसके बाद में नोट्स आप परचेस कर सकते हो। एंड इसके अलावा हमने नोट्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जिसमें आप क्लास वाइज नोट्स को अपने आप डाउनलोड कर सकते हो, और लिंक के माध्यम से आप नोट्स परचेस करोगे तो आपके डायरेक्टली ईमेल पर नोट्स जाएंगे। चलिए, इसी के साथ में हमारी आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। एंड हमारी अगली क्लास आपको देखने को मिलेगी राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो सरदार थे, ठीक है, सरदार, ठीक है, जो सरदार थे वो राजा कैसे बने, ठीक है, यज्ञ करके राजा बने। राजा ने फिर अपने राज्य का निर्माण कैसे किया, एंड राजा जो राज्य था, राज्य गणराज्य कैसे बना, और फिर गणराज्य से, ठीक है, अगर आप गणराज्य से देखोगे तो ये और आगे कैसे बढ़ा, ठीक है, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मतलब सरदार से और महाराजा तक की जो पूरी की पूरी कहानी है वो हमें चैप्टर नंबर 5 में देखने को मिलेगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नहीं प्रेस किया, कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल भी मत भूलना।